हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? ठीक है, तो सारे लेक्चरर स्क्रीनिंग वाले हैं आप लोग? हाँ, तो आज से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है अभी पेडागोजी। ठीक है, तो लेक्चरर स्क्रीनिंग की बात करें तो आपका जो फर्स्ट पेपर है, और आज शायद एक संभावित डेट भी उसमें आई है जो शायद 6 अप्रैल, बट ये है कि ये प्रोसेस में है, इन प्रोसेस में है, तो तैयारी हम ज़्यादा पहले से रखेंगे तो हमारे लिए ठीक रहेगा। और जो आपका स्क्रीनिंग का पेपर है ये भी आपको पता होगा कितने मार्क्स का है? 150 मार्क्स का है। जब आप इसमें क्लियर होंगे तो शायद तब जाके आपको मेंस का पेपर या जो भी आपका सब्जेक्ट आपने चूज़ कर रखा होगा तब जाके आप उस सब्जेक्ट के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। तो इसमें से जो मैं आपको पार्ट पढ़ाऊँगा वो है आपका कौन सा पार्ट? पेडागोजी का। ठीक है, तो इस 150 नंबर के सेगमेंट में जो सबसे ज़्यादा मेन है वो ये है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स का पेपर कौन सा है? यही है आपका। ठीक है, तो आज चलो शुरुआत करते हैं आपके पेडागोजी से। और इसमें जो आपका जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक में जो सबसे पहले जो आपका टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक क्या है आपका? भारतीय शिक्षा व्यवस्था। सबसे पहला टॉपिक है भारतीय शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, तो आप टीचिंग के लिए तैयार हो रहे हैं तो टीचिंग के क्या क्या सेगमेंट हो सकते हैं या क्या कौन कौन सी चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आपको जब स्कूल में जाओगे तो एक रिलेशनशिप होता है ना स्टूडेंट और टीचर के बीच में, तो उसके लिए आपको उनकी साइकोलॉजी पता होनी चाहिए ताकि आप अपना अधिगम जो भी उनका हो अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज के टाइम की एजुकेशन यानी कि शिक्षा व्यवस्था की जो हम बात करते हैं वही आपका यहाँ पे टॉपिक दे दिया गया है। सबसे बड़ा टॉपिक भी है, सबसे ज़्यादा मार्क्स ही इसी टॉपिक से आने वाले। तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा मार्क्स जब आपके इस टॉपिक से आएंगे तो ये इंटरलिंकिंग वाला सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, अब भारतीय शिक्षा व्यवस्था की जब भी हम बात करते हैं तो देखिए भारत का अस्तित्व तो बहुत पहले से है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का अस्तित्व तो बहुत पहले से है। ठीक है, जब शुरुआती भारतीय दौर की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा टाइम पीरियड हो गया आपका? वेद। जब से शिक्षण पद्धति शुरू हुई वो कौन सा टाइम पीरियड है आपका? वेद। देखिए हम शुरुआत यहाँ से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके जो सिलेबस है उसमें तो डायरेक्टली दिया है क्या, कहाँ पे? आज़ादी के बाद शिक्षा व्यवस्था। लेकिन आज के टाइम पे जब हम खुद को आधुनिक बोल रहे हैं या फिर हम जो भी आधुनिक शिक्षा की बात कर रहे हैं तो किसी न किसी ने तो आधुनिक शिक्षा की नींव यहाँ पे डाली होगी। तो जब तक हम उस चीज़ को ही नहीं समझ पाएंगे तो आगे का समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो नींव डालने वाले कौन थे, उनमें क्या क्या चीज़ें सही थी, कौन कौन सी चीज़ें गलत थी, क्योंकि अगर हमें बाद में अगर हम बोले राधा कृष्ण आयोग, कोठारी आयोग या जो भी हमारे नेशनल फ्रेमवर्क जो भी हम कह रहे हैं इनमें अगर हमें चीज़ें सुधार करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? चीज़ें सुधार करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि कुछ ना कुछ खामियां रही होंगी, लेकिन किसी व्यक्ति ने तो या किसी ने संस्था ने तो वो चीज़ें शुरू की होगी। ठीक है, इसलिए जो आपका आज़ादी से पहले का यानी कि हम आधुनिक शिक्षा डालने वाले यहाँ पे उसकी नींव डालने वाले लोग कौन है? यहाँ पे ब्रिटिश लोग हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। हम पूरा तो नहीं कवर करेंगे, बस ब्रिटिश काल में जो शिक्षा है, क्योंकि वहीं से हमारी आधुनिक शिक्षा की शुरुआत होती है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपका जीएस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आपके पेडागोजी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो जो हम शिक्षा की बात करें, देखिए शिक्षा तो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, वैदिक काल से शिक्षा दी जा रही है हमें। तो इसको तो हम वैसे बहुत सारे भागों में डिवाइड भी कर सकते हैं, चाहे आप वैदिक काल में चले जाओ, बौद्ध काल हो गया आपका, ठीक है, प्राचीन काल में जितना भी हो सकता है आपका, मध्य काल हो गया आपका, अब बाद में आते हैं ब्रिटिश, जहाँ से आपका किसकी शुरुआत हो जाती है? आधुनिक काल की शुरुआत हो जाती है। अब देखिए आधुनिक शिक्षा और प्राचीन शिक्षा में अंतर क्या था? प्राचीन शिक्षा वैदिक कालीन, बुद्ध कालीन जो भी शिक्षाओं की बात करोगे ये पर्टिकुलर एक सेगमेंट पे चलती थी, यानी कि इनका दृष्टिकोण क्या था? सिर्फ और सिर्फ धार्मिक। लेकिन वर्तमान शिक्षा क्या है? आपके व्यवहारिक ज्ञान पे डिपेंड करती है, आपको स्किलफुल बनाती है।
क्योंकि आज के टाइम पे युग ही इस चीज़ का है, इसलिए तो हमें आधुनिक शिक्षा की ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए हमारे लिए प्राचीन शिक्षा का कोई अभी महत्व नहीं है, वो सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से ही बेहतर है। तो जो प्राचीन काल की शिक्षा थी, कैसी शिक्षा थी? धार्मिक दृष्टिकोण को पैदा करने वाली थी। और परलोक, क्योंकि हम जब वेद पुराण सुनते होंगे तो उसमें हमें ज़्यादातर परलोक ही सुनाई देता है, तो हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये वेदों के टाइम की जो भी शिक्षा हो गई, ये किस प्रकार की शिक्षा हो गई? धार्मिक शिक्षा हो गई। ठीक है, चाहे मुगल काल के बात कर लो तो उस टाइम पे भी भाई उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मदरसों की शुरुआत की थी। लेकिन जो आधुनिक शिक्षा भारत में शुरू होती है, जो वर्तमान में जो शिक्षा का प्रारूप है आधुनिक शिक्षा, उसकी जो नींव डालने वाले लोग थे वो कौन थे? ब्रिटिश लोग। ठीक है, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आपने सुना होगा कि भाई ब्रिटिश लोग सन 1600 ईस्वी में भारत आए थे। ठीक है, तो जब शुरुआत में कंपनी भारत आती है तो वो सिर्फ क्या थी? व्यापार की दृष्टि से यहाँ पे आई थी। लेकिन जैसे ही वो भारत में एंट्री करती है, यहाँ के लोगों को देखती है, तो धीरे धीरे उसको यहाँ की कमियों के बारे में क्या हो जाता है? पता लगना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे वो फिर यहाँ पे राजनीतिक इंटरफेयर करना शुरू करती है, और कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है? यहाँ के सारी सत्ता उसके हाथ में आ जाती है। तो वो कौन सा टाइम पीरियड था? वो टाइम पीरियड था, दो महत्वपूर्ण युद्ध रहते हैं आपके, एक प्लासी का युद्ध रहता है और एक बक्सर का युद्ध, और इसके बाद एक संधि होती है। वो संधि कौन सी थी? इलाहाबाद की संधि। ये युद्ध, दोनों युद्ध और उनके बाद हुई 1765 की इलाहाबाद की संधि, ये बहुत ही ज़्यादा क्या थे? महत्वपूर्ण थे। इसके बाद ब्रिटिश लोग क्या हो जाते हैं? भारत में काबिज हो जाते हैं, एक तरीके से राजा बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पर जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है, वो अपने देश से परमिशन लेके व्यापार करने आई थी। देश कौन सा है? ब्रिटेन है। ठीक है, तो ब्रिटेन के अंडर एक कंपनी है जो यहाँ पर क्या कर रही है? व्यापार कर रही है। तो हुआ क्या, थोड़े टाइम तक तो जैसे वो यहाँ के राजा बने तो राजनीतिक सत्ता वो चला पाए, लेकिन यहाँ से जब, क्योंककि अब राजा बन गए ना, तो पैसे भी तो ज़्यादा कमा रहे होंगे, तो ब्रिटेन के लोगों को लगने लगा कि भाई ये तो सिर्फ व्यापार करने गए थे, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास? तो उन्हें लगा ये कुछ तो कर रहे हैं भारत में जाके। तो पता चलता है कि ये लोग वहाँ के राजा बन चुके हैं। अब राजा बन गए हैं तो भैया ऐसे में तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो इसलिए वहाँ की जो ब्रिटेन के लोग रहते हैं या ब्रिटेन की संसद रहती है, वो यहाँ पर कंपनी पे क्या करना शुरू करती है? प्रतिबंध लगाना शुरू करती है। उनके लिए एक नियमावली देना शुरू करती है, जिनको हम क्या कहते हैं? चार्टर कहते हैं। क्या कहा जाता है? चार्टर। चार्टर मतलब अधिकार। ठीक है, तो चार्टर एक्ट, तो जो सबसे पहला चार्टर एक्ट यहाँ पर कंपनी पर लगा था, वो चार्टर एक्ट कौन सा था? 1773 का चार्टर एक्ट, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। (1773) का सबसे पहला चार्टर एक्ट जो कंपनी पर लगा था। तो इस तरीके से इनकी सत्ता यहाँ पर क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। फिर शिक्षा की नींव कैसे डाली जाती है? देखिए, शिक्षा की नींव ये पहले भी डाल सकते थे, जब ये इस टाइम पे यहाँ पे आ चुके थे, नींव डाली जा सकती थी, लेकिन इनके हाथों से एक बहुत बड़ा उपनिवेश चले गया था, अमेरिका जैसा। ब्रिटेन के हाथों से अमेरिका जैसा उपनिवेश छिन गया था। कारण क्या था? उन्होंने वहाँ पे डायरेक्टली रूल करना शुरू हुआ, वहाँ के इतिहास को समझा नहीं, लोगों को नहीं समझा, कल्चर को नहीं समझा। जिस प्रकार से आप लोग सारे गांव से बिलोंग करते होंगे, तो अगर आप गांव गए और वहाँ के लोगों की तरह नहीं रहना शुरू किए, तो फिर आपके नाम रखने शुरू कर देते हैं। तो अगर आप गांव में जाओगे तो उनके तरह आपको बनना पड़ता है, तभी आप वहाँ पे एक्सेप्ट होंगे। तो इसलिए डायरेक्टली एक आदेश आया कि भैया पहले भारत को समझो, क्योंकि बहुत सारे धर्म यहाँ पे, भारत को समझिए, धर्म ग्रंथों को पढ़िए। तो इसलिए भारत के धर्म ग्रंथ पहले अंग्रेजों ने पढ़ने शुरू किए, ताकि यहाँ के लोगों को समझ सके। तभी तो हम, अब अगर मैं आपके बारे में जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तो मैं आपके लिए पॉलिसी बना सकता हूँ। अगर बिना जाने मैंने आपके लिए पॉलिसी बना दी तो शायद विरोध हो जाएगा। तो उन्होंने भारत में यही नीति अपनाई। तो शुरुआत में जब उन्होंने यहाँ पे राज करना शुरू किया, तो ना ही उन्होंने अभी शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पे संभाला, कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने विस्तार पे काम करना शुरू किया और यहाँ के धर्म ग्रंथों को जानना शुरू किया, और नीति बनाने में थोड़ा सा समय लग गया। हालांकि ऐसा नहीं कि इससे पहले उन्होंने स्कूल नहीं खोले थे, इससे पहले भी स्कूल खोले थे। सबसे पहले एक नाम आता है वॉरेन हेस्टिंग्स का, ठीक है, जो 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा खोलता है।
सबसे पहले जो स्कूल खोला गया था किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग, जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल रहता है, तो उनके द्वारा क्या किया जाता है? कलकत्ता में एक मदरसा खोला जाता है। कब खोला जाता है? 1781 में खोला जाता है। ठीक है। अब मदरसे का मतलब ये मत समझ लेना कि भैया वो बेसिक स्कूल, क्योंकि हमारे माइंडसेट में रहता है मदरसा होता है उच्च शिक्षा के लिए। ठीक है। वहाँ पे जो प्राथमिक शिक्षा के लिए जो यूज किया जाता है वर्ड या जो स्कूल होता है वो होता है मकतब। बेसिक शिक्षा के लिए क्या शुरू किया, क्या कौन सा स्कूल होता है? मकतब होता है। जो मदरसा है ये उच्च शिक्षा के लिए, और उच्च शिक्षा में बालिकाओं का प्रवेश प्रतिबंधित था। ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत कौन कर रहा है? वॉरेन हेस्टिंग। इसके बाद एक और व्यक्ति का नाम आता है जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। ठीक है। यहाँ पर अभी जो ये स्कूल खोल रहे हैं, इसके लिए कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, कोई करिकुलम इनके लिए सेट नहीं है, बस ये खोल रहे हैं। देखिए स्कूल खोल रहे हैं तो कोई ना कोई माइंडसेट तो होगा इनका। ये लोग थोड़े से एक्सपीरियंस लोग थे, अनुभवी लोग थे। और इनके बारे में कि कारण क्या था कि ये प्राचीन शिक्षा, क्योंकि देखो अगर मदरसे की बात कर रहे हैं तो ये फारसी शिक्षा देना चाहते हैं मुस्लिम वर्ग के लोगों को। संस्कृत स्कूल खोल रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या देना चाहते हैं? जो यहाँ के पुराने जो प्राचीन शिक्षा चली आ रही है उसी को देना चाहते हैं। ये कारण हम थोड़ा आगे पे डिस्कशन करेंगे। तो अभी शुरुआत में तो ये स्कूल यहाँ पे खुले। फिर ठीक है, इसके बाद एक और नाम आएगा वेलेजली का। वेलेजली सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करता है। फोर्ट विलियम कॉलेज ये उनके लिए था, जैसे अभी आप सुनते होंगे ना लवासना है यहाँ पे। लवासना में ट्रेनिंग किसकी होती है? जो IAS वगैरह चुने जाते हैं, UPSC के थ्रू चुने जाते हैं। तो भैया कंपनी के अंदर भी तो बड़े बड़े पदाधिकारी थे, तो उनके लिए कि भैया ढंग के लोग आ पाए, उनका प्रॉपर प्रशिक्षण हो पाए, जिससे हमारी कंपनी अच्छे से रेगुलेट हो पाए, उसके लिए स्कूल खोला गया था फोर्ट विलियम। बट अभी इसका भारतीय स्तर पर शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था। धीरे धीरे वो लोग अपना टाइम पीरियड यहाँ पे क्या करते हैं, अपना टाइम पीरियड यहाँ पे जैसे जैसे उनका गुजरता है तब जाके उनको ज़रूरत महसूस होती है कि अब यहाँ पर शिक्षा स्तर पर कुछ किया जाए। तो सबसे पहला कार्य जो उन्होंने शिक्षा के स्तर पे किया था वो 1813 का चार्टर एक्ट में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था ये आपका। ठीक है, तो एक्ट में तो भैया पूरे राजनीतिक प्रशासनिक सारे प्रावधान किए थे, लेकिन हम शिक्षा पे बात करें तो हम सिर्फ शिक्षा के लिए जितनी चीज़ें इसमें थी हम वही बात करेंगे। तो इस एक्ट की जो आपकी धारा 43 थी, कौन सी धारा? धारा 43 थी। इसमें एक बात लिखी थी कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय किया जाएगा। इसमें एक बात लिख दी गई थी, और ये व्यय करेगा कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। एक्ट बना कौन रहा है? ब्रिटिश संसद बना रही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक एक्ट उन्होंने बना दिया कि भाई क्या है, आप शिक्षा पर आप प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए क्या करोगे? व्यय करोगे। इतना लिख दिया। लेकिन यह है कि जब भी आप बात करो तो पूरी करो। आपने अगर अधूरी बात कर ली तो उसमें क्या होगा, हर कोई उस बात का अपने हिसाब से मतलब निकाल देगा। अब यहाँ पर भी यही हुआ कि भैया 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करने की बात तो कर दी, लेकिन कुछ पॉइंट मिस हो गए। ठीक है, पॉइंट क्या मिस हो गए? भैया शिक्षा देनी है साहित्य की। 2 शब्द थे यहाँ पे, साहित्य और विद्वान। शिक्षा देनी है तो शिक्षा कौन सी देनी है? वेस्टर्न कल्चर के सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, पाश्चात्य कुछ पढ़ाना है। ठीक है, यानी कि यूरोप का दर्शन पढ़ाना है, ये इनको भारतीय शिक्षा देनी है। दूसरा कि विद्वान कौन होगा? फारसी का विद्वान होगा, ठीक है, संस्कृत का विद्वान होगा या अंग्रेजी विद्वान होगा। तो यहाँ पर बात तो कर दी उन्होंने, 1 लाख रुपए क्या करना है? इन्वेस्ट करना है, लेकिन किस क्षेत्र में करें? अंग्रेजी शिक्षा इनको दें या इनकी मातृ शिक्षा, मातृभाषा में इनको शिक्षा दें, वही यहीं का ज्ञान इनको पढ़ाएं। तो हुआ भी यही कि भैया अब यहाँ पर हर किसी ने अपने हिसाब से इसका मतलब निकालना शुरू कर दिया। तो जैसे ही सबने अपना अपना मतलब निकालना शुरू कर दिया, इससे एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। ठीक है, कंट्रोवर्सी क्या पैदा होती है यहाँ से कि कुछ लोगों ने कहा कि जो प्राचीन शिक्षा यहाँ से चली आ रही है इनको यही शिक्षा दी जाए।
तो जो लोग ये कहने वाले थे वो आपका क्या हो गया, प्राच्य शिक्षा का समर्थन करने लगे। प्राच्य मतलब समझ रहे हो, ओरिएंटेड शिक्षा या ओरिएंटेड एजुकेशन जो प्राचीन तरीके से चल रही है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, इनको ये जो क्या है अंग्रेजी ज्ञान दिया जाए, अंग्रेजी भाषा ज्ञान दिया जाए, जो हमारी विचारधारा है वो पढ़ाई जाए। तो जो इस चीज़ के समर्थक थे वो कौन हो गए, पाश्चात्य, यानी कि पाश्चात्य शिक्षा को सपोर्ट कर रहे थे। तो इस वजह से ही क्या हो गई, एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई जिसको क्या कहा गया, प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहा गया। इतना क्लियर है। जब बात हुई थी 1 लाख रुपए क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, लेकिन क्लियर नहीं हुआ था कि साहित्य कौन सा पढ़ाया जाए और विद्वान कौन सा रखा जाए। हर किसी ने अपना अपना मतलब निकाला। तो कुछ लोग हो गए जो प्राच्य शिक्षा को सपोर्ट करने वाले हो गए और कुछ हो गए जो पाश्चात्य शिक्षा को सपोर्ट करने वाले हो गए। यहीं से आपका एक विवाद पैदा हो गया जिसको किस नाम से जाना गया, प्राच्य पाश्चात्य विवाद, ठीक है। अब देखिए विवाद था क्या, इतना तो हमें क्लियर हो गया। लेकिन विवाद, अगर आप कोई बात रख रहे हो तो आपके पास उसका तो कोई ना कोई ठोस कारण तो होगा। अब देखिए प्राच्य शिक्षा का सपोर्ट करने वाले कौन थे, जितने भी कंपनी के प्राचीन या वृद्ध लोग या अनुभवी लोग थे, ठीक है, जिसमें किस किस का नाम आता है, वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आता है, ठीक है। एक आता है लॉर्ड मिंटो, एक आता है जोनाथन डंकन। ये सब कंपनी के अनुभवी कर्मचारी थे, पुराने कर्मचारी थे, ठीक है। और पाश्चात्य शिक्षा के सपोर्ट में कौन थे, आपने एक नाम सुना होगा, राजा राम मोहन राय। और जितने भी आपके पादरी वर्ग थे, यानी कि ईसाई मिशनरीज से संबंधित जो भी लोग थे वो सब किसके सपोर्ट में थे, पाश्चात्य। और कंपनी के सारे नए लोग। अब इनके अपने अपने तर्क क्या थे, जो प्राच्य शिक्षा को सपोर्ट करने वाले लोग थे इनका कहना था कि भैया इनको अपने ही धार्मिक रीति रिवाज ही सिखाते रहो, वही पढ़ाते रहो, मुस्लिमों को मुस्लिम वाली शिक्षा दो, जो आपके हिंदू लोग हैं उनको हिंदू वाली शिक्षा दो। क्यों, ताकि ये अपनी जातियों में बटे रहें। जातियों में बटे रहेंगे तो अलग अलग धर्मों में बटे रहेंगे, अपने आप ही लड़ते रहेंगे, हमारे शासन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और जो पाश्चात्य वाले लोग थे जैसे राजा राम मोहन राय, उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे, क्योंकि हम जब बात करते हैं वेदों के बाद आपके जितने ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद जो भी आए, उससे थोड़ा सा क्या हुआ, हिंदू धर्म का पता नहीं शुरू हुआ, क्योंकि उसमें कर्मकांड रीति रिवाज ही बहुत ज़्यादा हैं। तो उनका कहना था कि भैया यहाँ पे यहाँ के लोगों को विज्ञानवाद से भी परिचित कराया जाए, नई चीज़ें सिखाई जाए, भाई वेस्टर्न कल्चर सिखाया जाए इनको, ताकि ये लोग भी आगे बढ़ सकें। और जो कंपनी के नए कर्मचारी थे वो कहते हैं कि भैया अगर इंग्लिश का ज्ञान ले लेंगे तो हमारे लिए यहाँ पे लोग अच्छे मिल जाएंगे, हमें ब्रिटेन से नहीं बुलाना पड़ेगा, यहीं के लोग हमें मिल जाएंगे और लेबर सस्ते मिल जाएंगे हमें। दूसरा, अगर हम पादरी वर्ग यानी कि मिशनरीज की बात कर रहे हैं, क्या होता है कि भैया अगर आप कहीं भी अपना धर्म फैलाना चाहते हो, अगर वहाँ आपका भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं तो आपको अपना धर्म फैलाना आसान हो जाएगा, आपकी मार्केट बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए ये लोग पाश्चात्य शिक्षा पर बल दे रहे थे। तो सबके अपने अपने तर्क थे और यही तर्क यहाँ से शुरू होता है और ये तर्क बढ़ता ही जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है कि ये क्या क्या कारण था कि ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं और ये विवाद चलता ही रहा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि 1823 में इस विवाद को ख़त्म करने के लिए बंगाल में, ठीक है, बंगाल में पब्लिक एजुकेशन कमेटी, लोक शिक्षा कमेटी या समिति का क्या हो जाता है, गठन हो जाता है। कहाँ हो रहा है, बंगाल में लोक शिक्षा समिति का गठन होता है। ये बाकी चीज़ें जो भी हैं वो आपके पॉलिटी का चैप्टर है, तो यहाँ पे कहाँ पे बंगाल आ रहा है, कहाँ पे भारत आ रहा है, वो आप पॉलिटी में क्लियर करते हो। तो अभी तो बस इतना समझिए आप कि 1823 में इस विवाद को सॉल्व करने के लिए किसका गठन हो रहा है, बंगाल में लोक शिक्षा समिति का गठन हो जा रहा है। लेकिन विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि दोनों गुट अपनी अपनी बातों पर लगे हुए थे और यही विवाद चलता रहा आगे, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या किया गया, इसके बाद क्या किया जाता है कि जब तक ये विवाद चल रहा था तब तक एक नया चार्टर एक्ट आ जाता है,
ठीक है, वो चार्टर एक्ट कौन सा था? 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर। अब जहां 1813 के चार्टर एक्ट में बात की थी कि शिक्षा पर कितना पैसा खर्च करना है, 1 लाख रुपए खर्च करना है, यहां पर उस राशि को कितना कर दिया गया, 1 लाख से 10 लाख। पैसा ही बड़ा हो रहा है, लेकिन वो वर्ड है साहित्य और विद्वान वाला, वो क्लियर नहीं हो रहा है। जब पैसा ज़्यादा होगा तो विवाद भी ज़्यादा होगा, तो विवाद ज़्यादा हो गया। 1833 का चार्टर एक्ट अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पहली बार जो ब्रिटिश के अधीन जितना भी भारतीय क्षेत्र था उसको ब्रिटिश भारत कहा गया। तो एक सरकार, पूरे ब्रिटिश भारत की संकल्पना पहली बार यहाँ पे आई थी। तो उस ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने थे, तो उस कानून बनाने के लिए एक व्यक्ति को यहाँ पे बुलाया गया था। उनका नाम क्या, ठीक है, उनका नाम रहता है मैकाले। ठीक है, गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक मेंबर जोड़ा गया, विधि सदस्य, कानूनी सदस्य, जिसको कानून के बारे में जानकारी हो, तो इसलिए मैकाले को 1834 में यहाँ बुलाया गया था। ठीक है, लेकिन जो विवाद था वो विवाद तो अभी तक चल रहा था। ठीक, इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिक। तो जब ये विवाद चल ही रहा था, पुराना विवाद, तो जो आपकी क्या थी, जो लोक शिक्षा समिति थी, उस विवाद को किसके पास लेके चली गई, विलियम बेंटिक के पास लेके चली गई कि भैया ये विवाद तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब हुआ क्या कि विलियम बेंटिक ने सोचा कि इस विवाद को सॉल्व करने के लिए अभी जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है, सबसे अच्छा ज्ञानी व्यक्ति है, वो है लॉर्ड मैकाले। तो उन्होंने तुरंत लॉर्ड मैकाले से ये बात रखी और उनको क्या किया, जो बंगाल की लोक शिक्षा समिति थी उसका अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, तो उन्होंने ये बात मैकाले के सामने रख ली। तो 2 फरवरी 1835 को ये विवाद खत्म करते हैं लॉर्ड मैकाले, जिसको उन्होंने अपना एक जो भी डिबेट थी वो उन्होंने क्या किया, फिर दोनों पक्षों से बात की, दोनों पक्षों को सुना कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, यानी कि धारा 43 क्या है, विवाद तो इसी की वजह से हुआ था। तो 1835 को वो इस विवाद पर अपना तर्क देते हैं, अपना एक विवरण प्रस्तुत करते हैं, जिसको क्या कहा गया, मैकाले मिनट। क्या कहा गया, मैकाले मिनट या मैकाले विवरण पत्र। मैकाले मिनट या मैकाले विवरण पत्र इसको कहा गया। अब इसमें, अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो बात की होगी उन्होंने इसमें। तो उन्होंने जो मेन प्रॉब्लम रहती है साहित्य और विद्वान वाली, इस प्रॉब्लम को उन्होंने क्लियर कर दिया। हालांकि वो अभी कैसी सोच वाले लोग हैं, वो एक होता है ना कि भैया हमें, एक तो है कि हम हिंदू हैं मान लीजिए, ठीक है, एक तो हम हैं नॉर्मल जीवन जी रहे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा गौरवान्वित करते होंगे। अलग अलग प्रकार के लोग हैं कि भैया जो भी हैं हम ही हैं, ऐसा भी होता है। तो वैसे ही वो लोग थे। कौन सी थ्योरी को समर्थन करने वाले लोग थे वो, व्हाइट बर्डन थ्योरी। ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत था, क्योंकि जब भी वो जुल्म करते थे भारतीय लोगों पे या कुछ ऐसे कानून ले आते थे तो आवाज़ तो उठाएंगे लोग, तो कहते थे कि भैया हम तुम्हें पीट इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें सुधारना है, भगवान ने हमें गोरा इसलिए बनाया है ताकि हम क्या करें, हमारे पे भार है तुम्हें सुधारने का। तो इस तरीके से वो चुप करा देते थे हमें। अब इस थ्योरी को देने वाला व्यक्ति कौन है, रुडयार्ड किपलिंग है। इसको कहीं साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये रुडयार्ड किपलिंग वही व्यक्ति है जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो नायक था, नायक कौन था, जनरल डायर, उसके लिए चंदा जमा किया था अपने देश में, ठीक है, सपोर्ट करने वाले लोग। तो सोच सकते हो इनकी मानसिकता कैसी है, अपने आप को ऊपर दिखाना नीचे। तो इसी की मैकाले की एक बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि भैया आप यूरोप की कोई भी एक अलमारी उठा लीजिए जिसमें किताबें हों, उसमें जो ज्ञान होगा वो भारतीय, अरब का, सबका साहित्य मिलाकर भी उससे ज़्यादा है। तो उनकी तुलना ये थी। तो अब उन्होंने यहाँ पर क्या क्या सॉल्यूशन दिया। प्रॉब्लम क्या थी, साहित्य वाली प्रॉब्लम थी, और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, विद्वान वाली प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, पाश्चात्य लोगों को क्या था कि भैया एक संस्कृत के साहित्य, यही तो कह रहे थे वो, और फारसी साहित्य या अरबी साहित्य,
ठीक है। इसके साथ साथ आप अंग्रेजी साहित्य भी पढ़ा लो, इसकी भी शिक्षा दे दो, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व। विद्वान जो आप रख रहे हो तो संस्कृत का विद्वान, फारसी के विद्वान के साथ साथ अंग्रेजी का भी विद्वान रख लो। तो बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन उन्होंने दे दिया, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। पाश्चात्य वाले चाहते थे वो भी हुआ, और जो आपके प्राच्य वाले चाहते थे वो भी हुआ। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये क्लियर हो गया। अब मेन चीज़ था क्या करना, शिक्षा देना। लेकिन अभी तक कोई ढंग की पॉलिसी भारत में नहीं बनी है। जैसे ही ये प्रॉब्लम ख़त्म हुई उसके बाद यहीं से दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप प्रॉब्लम्स ठीक करने के उद्देश्य से क्या कर रहे हो या प्रॉब्लम को सही करना चाहते हो, ये आपका माइंडसेट है, आप किसी पे भी विभेद नहीं कर रहे हो, तो आप सही में प्रॉब्लम को कुछ हद तक कम कर लोगे। लेकिन आपका माइंडसेट ही अपने आप को ऊपर दिखाना है, तो भैया तब जो आप डिसीजन दोगे थोड़ा तो गड़बड़ रहेगा। मेन चीज क्या हो रही है, पैसा खर्च करना है ईस्ट इंडिया कंपनी को। आदेश दे रही है कौन, ब्रिटिश की संसद। कंपनी हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है। कंपनी को कोई मतलब है कि आपको कितना फायदा हो रहा है, वो आपको अच्छा प्रोडक्ट इसलिए दे रही है कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके, यही करना चाह रही है। अब यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम हुई। दूसरी प्रॉब्लम जो शुरू होती है वो उसका नाम है अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी। नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब ये नई प्रॉब्लम क्या थी, इतना तो क्लियर हो गया कि हाँ भाई शिक्षा कैसे देनी, क्या देनी है, लेकिन भारत अपने आप में बड़ा भी तो था। अब आप एक गांव में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है वो अपनी गांव की लैंग्वेज बोलता होगा, उसकी शिक्षा भी उसी भाषा में होती होगी। आप डायरेक्टली उसको अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दो, समस्या आएगी। और अंग्रेजी पढ़ाने के लिए शिक्षक भी तो चाहिए। अब इतने टीचर भी कैसे लेके आए? तो अगर भारत की शिक्षा पर काम करना है तो बजट कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? बजट बहुत ज़्यादा लगेगा। तब तो 10 लाख भी कम थे, क्योंकि टीचर को भी तो स्किलफुल करना है। अभी यहाँ पर ये बात थोड़ा ना हो रही कि टीचरों के लिए भी ट्रेनिंग के सेंटर खोले जाएं। आपने भी तो बीएड वगैरह किया होगा, आपको ट्रेनिंग दी होगी उसकी, उस टाइम पे ये नहीं था। तो कंपनी के जो कर्मचारी थे, फिर वही करप्शन, देखो करप्शन शुरू से ऐसा नहीं है कि हमारी ही जो जनरेशन है उसी में करप्शन है, सदियों से चला आ रहा है। तो उन्होंने फिर वही सोचा कि 10 कहाँ तो खर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैकाले जी ने कहा कि शिक्षा को छन छन कर देना। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का मतलब क्या है, मैकाले के द्वारा क्या कहा गया, शिक्षा को छन छन कर देना। छन छन का मतलब क्या हो गया कि आप बड़े वर्ग को थोड़ी थोड़ी शिक्षा देने की बजाय एक छोटे वर्ग को ज़्यादा शिक्षा दे दो। यानी कि हम चुनेंगे, अब चुनेंगे किसको, चुनेंगे वही जो प्रतिष्ठित लोग होंगे, उच्च वर्ग के लोग होंगे, उनको शिक्षा दे दो। वो अपने आप क्या करेंगे, सब में फैलाते चले जाएंगे, तो हमारा खर्चा भी कम होगा, शिक्षा फैल भी जाएगी। तो क्या लगता है कि जब आप किसी ऐसे पद पर पहुंच गए जहां आपका बहुत ज़्यादा पावर है, भाई होंगे ना आपके साथ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे बहुत पावर, आपको लगता होगा यार इसका निकल जाए तो कुछ ना कुछ तो मेरा कर देगा, करता है? नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि ये भी कल के दिन मेरे बगल में आके बैठ जाए। शिक्षा ही तो एक ऐसा माध्यम है जो आपको निचले स्तर से ऊपर स्तर तक ले जा सकती है। उन्होंने ये सोचा कम लोग उच्च लोग को दे देते हैं, वो अपने आप बांट देंगे, लेकिन उच्च वर्ग वाला कभी चाहता नहीं है। तो जो शिक्षा नीति उन्होंने एक्चुअल में बनाई थी उसने तो क्या कर दिया, प्रॉब्लम पैदा कर दी। तो यही सिद्धांत आपका क्या हो गया, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत यहाँ से शुरू हो गया कि सबसे पहले शिक्षा को छन छन कर देना। ये क्लियर हो गया, ठीक है। याद इसको चाहिए याद रखना, शिक्षा को छन छन कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद कि भाई अभी तक जो प्रॉब्लम पुरानी वाली चल रही थी वो क्लियर हो गई थी। अब यहाँ पर ये नई नीति एक तरीके से आ गई थी कि कम लोगों को शिक्षा दो, हमारा पैसा कम खर्च हो जाएगा। तो अब ऐसे में यहाँ पर 1839 के टाइम पे गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। 1839 में जो भारत के गवर्नर जनरल थे, क्या नाम रहता है उनका, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। आपने सुना होगा ना ग्रैंड ट्रक रोड, यही है वो, ठीक है।
अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो पाश्चात्य प्राच्य विवाद चल रहा था उसको हटा दिया और इसको क्या मान लिया, इसको नीति का दर्जा दे दिया। यानी कि अब शिक्षा नीति क्या होगा, ये होगा कि इस तरीके से ये काम चलेगा और जो शिक्षक लोग हैं उन शिक्षक लोगों को क्या होगा, योग्य शिक्षक यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। तो इस नीति में क्या बात की गई, यहाँ पर निस्यंदन सिद्धांत फिल्ट्रेशन थ्योरी को शिक्षा नीति बना दिया गया। ठीक है, लेकिन इसने जो प्रॉब्लम आगे जाके क्रिएट की वो प्रॉब्लम यही तो थी कि शिक्षा प्रॉपर रूप से मिल ही नहीं पाई। अभी तक जितनी भी शिक्षा नीति उन्होंने बनाने की कोशिश की सारी क्या हो गई, फेल हो गई। तो टाइम पीरियड इस तरीके से ही आगे बढ़ रहा था। तो ऐसे में फिर ब्रिटिश संसद में बात होती है, बात क्या होती है कि एक प्रॉपर शिक्षा नीति बनाई जाए। ठीक है, एक प्रॉपर शिक्षा नीति बनाई जाए। एक एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1853, जिसमें ये बात की जाए कि भैया एक सही ढंग की शिक्षा नीति बनाई जाए, क्योंकि अभी तक जितना भी हुआ था सारा का सारा क्या था, गड़बड़ ही था। तो यहाँ पर जब बात की गई तो याद रखना एक नई शिक्षा नीति की बात की गई थी इसमें। ठीक, बाकी काफ़ी चीज़ें थी लेकिन शिक्षा के उद्देश्य से ये बात इसमें की थी। तो फिर क्या हुआ कि एक सही रूप से वो जो निस्यंदन फिल्ट्रेशन थ्योरी थी उसको भी दरकिनार करके एक नई नीति पर आगे चर्चा की गई। तो उस टाइम पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अध्यक्ष रहते हैं उनका नाम रहता है चार्ल्स वुड। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था कि जब ब्रिटिश संसद ने आपके यहाँ पर कंपनी पे प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए थे, तो ताकि जो यहाँ पे गवर्नर था अपनी मनमर्जी का मालिक ना हो, उनके हिसाब से काम कर पाए, तो उसके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिठा दिया गया था ताकि उनके सजेशन से ही वो काम कर पाए। ठीक है, तो उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष कौन रहते हैं, वुड। तो इसलिए जो यहाँ पर शिक्षा पत्र तैयार हुआ उसको किसका नाम दिया गया, चार्ल्स वुड का नाम दिया गया, और इसलिए उसे क्या कहा जाता है, वुड डिस्पैच कहा जाता है। वुड डिस्पैच 1854। ठीक, 19 जुलाई 1854 को सामने आता है आपका वुड डिस्पैच, जहां पर शिक्षा को लेकर 100 से भी ज़्यादा बातें लिखी गई थी। 100 खंडों में विभक्त था, पूरे तरीके से एक पूरी नीति बना दी गई थी। हर स्तर पर शिक्षा की बात की गई थी, उनके लिए अनुदान की बात की गई थी। तो मतलब जिस तरीके से इंसानों को बिल्कुल खुली छूट मिलती है, अधिकार मिलते हैं, वैसे शिक्षा के लिए भी यहाँ पे बात की गई। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, पूछ लेता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा मतलब भी अधिकार ही होता है। जब पहली बार फ्रांस के शासक, क्योंकि सबसे पहले बार अधिकार कहाँ दिए गए थे, फ्रांस में दिए गए थे, तो वहाँ के राजा ने जब दिए थे तो भैया उसने मैग्ना कार्टा उसको कहा गया, तब से वही शब्द चल रहा है। तो एजुकेशन के क्षेत्र में, भारतीय एजुकेशन के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा क्या है आपका, वुड डिस्पैच है। तो इसमें सारे स्तरों पर बात की गई थी। सबसे पहले शिक्षा पर बात की गई थी। अभी तक तो था कि भैया प्राच्य शिक्षा भी दो, नई शिक्षा भी दो, लेकिन बात यह है कि भैया अगर एकदम से आपको कोई नई शिक्षा देनी भी है, मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है जो विदेशों में ही चलता है, तो भाई वो तभी आप पढ़ पाओगे जब उसके लिए आप अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। जब वो सब्जेक्ट आपको आपकी लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। भाई अब चाइनीज़ में आपको कोई चीज़ पढ़ा दी जाए तो आपके लिए क्या होगा, वो बहुत टफ चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो शिक्षा के लिए बात की गई, शिक्षा के लिए जो बात की गई उसमें तो सबसे पहले ये कहा गया कि सारा का सारा जो किस पे है, ईस्ट इंडिया कंपनी पे जो भी खर्चा होगा कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। यानी कि शिक्षा की देखरेख कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा, इसका फाइनेंस वाला पार्ट, और जब इतने बड़े स्केल में अगर आपको काम करना है तो आपका फाइनेंस के लिए क्या हुआ, ग्रांट्स इन एड, सहायक अनुदान प्रणाली की बात इसमें की गई। ठीक है, सहायक अनुदान प्रणाली, ग्रांट्स इन एड्स। सहायक अनुदान प्रणाली क्या हुई आपकी, जब भाई एक मैंने आप लोगों का एक क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया, तो जब आपका उद्देश्य शिक्षा
के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, जन कल्याण उद्देश्य हो, तो भैया उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो पैसा होगा। तो उसके लिए जो आपको पैसा दिया जाए उसी को कहते हैं सहायक अनुदान प्रणाली। ठीक है, इसकी बात इसमें की। ठीक है, शिक्षा को अलग अलग स्तर में बांट दिया गया। ठीक है, एक होता है आपका पूर्व प्राथमिक शिक्षा, एक आपका पूर्व प्राथमिक शिक्षा, दूसरा प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, फिर आपका हाई स्कूल और आपका उच्च शिक्षा। तो शिक्षा को कितने स्तरों में बांट दिया? 4 स्तरों में बांट दिया। कौन कौन से स्तर थे? पूर्व प्राथमिक हो गया आपका, प्राथमिक हो गया, हाई स्कूल हो गया और उच्च शिक्षा हो गया। 4 प्रकार से इसमें बांट दिया गया। और शिक्षा अब ज़्यादा बल किस पे दिया गया? अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा पर। अब उन्होंने सारा प्राचीन सब कुछ क्या कर दिया? हटा दिया। अब मेन जो फोकस किया गया किस पे किया गया? पाश्चात्य शिक्षा पे। पाश्चात्य मतलब समझते हो ना आप लोग? न्यू एजुकेशन पर, ठीक है, या फिर साइंटिफिक एजुकेशन पर या व्यवहारवाद पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर फोकस किया गया। इसके लिए व्यवस्थाएं क्या की गई? यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया एक वर्ड वर्नाक्यूलर, यानी कि यहाँ पे एजुकेशन देने के लिए मीडियम तय कर दिए गए। भाई अंग्रेजी शिक्षा तो देनी है तो अंग्रेजी में अंग्रेजी पढ़ा लो, लेकिन अगर हमें भाई साइंस, गणित ये सारी चीज़ें पढ़ानी है और मान लीजिए कि वो हमें पढ़ाना है कहाँ? आपके बिहार वाले क्षेत्र में या महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पर उनकी लोकल लैंग्वेज मराठी में पढ़ा लो। उत्तराखंड में अगर पढ़ाना है तो आपका कुमाऊनी, गढ़वाली में पढ़ा लो। गुजरात में पढ़ाना है गुजराती में पढ़ा लो। क्योंकि अगर अपनी ही भाषा में आपको शिक्षा दी जाए, क्योंकि बच्चों की जो शिक्षा होती है, बच्चे जब शुरुआती जीवन उनका जो इन्फेंसी का काल होता है, ठीक है, जो शैशव अवस्था कहते हैं, उससे पहले तो घर में ही सीखता है। जो घर वाली लैंग्वेज सबसे पहले 3 साल उसने उसको डेवलप किया है, 2-3 साल, तो उसमें वो ज़्यादा विचार कर सकता है बजाय एक नई एजुकेशन के या नई लैंग्वेज के। तो इसलिए बात की गई कि भैया जो जिसमें सीखना चाहता है, यानी कि उसको सीधा सीधा कहा गया देसी लैंग्वेज या वर्नाकुलर लैंग्वेज कहा गया। ठीक है, यहाँ पर बात की कर दी गई। दूसरा, शिक्षा बड़े स्तर पर विश्वविद्यालय खोले जाएं, उनको भी अनुदान दिया जाए। तो यहाँ पर लगातार फिर क्या हुए? विश्वविद्यालय। तो एक व्यक्ति आया जिसका नाम था जॉन मांट। क्या नाम रहता है? जॉन मांट रहता है। इसने क्या कहा? जो ब्रिटिश लोग थे, इनकी यहाँ पर शुरुआती 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, एक बंगाल, एक बम्बई और तीसरी मद्रास की। तीनों जो प्रेसिडेंसियाँ, यहाँ पर एक एक विश्वविद्यालय खोला जाए। कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय। तो इन्होंने ही सबसे पहले तीनों प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय खोलने का क्या किया था? सुझाव दिया था। इनके सुझाव के बाद 1858 में इन तीनों जगह क्या किया गया? विश्वविद्यालय खोले गए। इसके अलावा आपका आईआईटी रुड़की आपने नाम सुना होगा। तो आईआईटी रुड़की की स्थापना वैसे तो आपके 1847 में हो गई थी, क्योंकि आप जब हरिद्वार वाले क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक गंगा नहर दिखेगी। तो जब वो गंगा नहर बनाई जा रही थी तो वहाँ के जो लेबर काम कर रहे हैं वहाँ पे, उन लेबरों को एजुकेशन देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए खोला गया था कौन सा कॉलेज? रुड़की का कॉलेज। तो उसका मेन बेसिक था। अब जब कहीं पे निर्माण करना होता है तो वहाँ पे सिविल इंजीनियर काम आते हैं, तो वो पहले सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज ही था, बाकी और चीज़ें नहीं थी। लेकिन 1858 में भी उसको विश्वविद्यालय का क्या कर दिया गया? दर्जा दे दिया गया। ठीक है, 1858 में आप रुड़की विश्वविद्यालय, और ठीक है कौन सा? रुड़की विश्वविद्यालय, इसके साथ पूसा कृषि संस्थान जो आपका न्यू दिल्ली में है, ये सब आपके 1858 में खोले गए थे। ये सारा वुड स्पेस ही हुआ था। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है इसमें? जो शिक्षक है उन शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की भी क्या की जाए? व्यवस्था की जाए। तो शिक्षक के प्रशिक्षण की भी इसमें बात की गई थी।
मेन लैंग्वेज था। बाकी जो सहायता होती है, जो विद्यार्थियों के लिए सहायता होती है, वो देने की भी इसमें क्या होती है, बात होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई थी, इसमें हो गई थी। अभी जब हमने 1823 में पढ़ा था कि बंगाल में लोक शिक्षा समिति की स्थापना हुई थी, अब यहाँ पर ब्रिटिश भारत की संकल्पना आ चुकी थी। तो ब्रिटिश भारत के लिए या भारत के लिए लोक शिक्षा समिति का गठन भी या लोक शिक्षा विभाग का गठन भी कर दिया गया। पहले 1823 में कहाँ हुआ था, बंगाल में लोक शिक्षा समिति थी, लेकिन अब भारतीय स्तर के लिए लोक शिक्षा विभाग 1854 में स्थापित हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत थी, वो डिस्पैच के अंतर्गत थी। तो हर एक सेक्टर में यहाँ पर बातें की गई थी, इसलिए इसको क्या कहा गया, एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर बनी थी। लेकिन इसके बाद भारतीय स्तर में एक बहुत बड़ी जन क्रांति होती है, जिस क्रांति को आप किस नाम से जानते हैं, 1857 की क्रांति। अभी तक क्या था कि भारत पर रूल कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी और उसको दिशा निर्देश दे रही थी कौन, ब्रिटेन की संसद। लेकिन अब ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि तुम अपना व्यापार वाला काम करो, भारत पर राज करने का काम अब हम करेंगे। तो उन्होंने अपने जैसी पॉलिसी ही यहाँ पे बनाई, तो एक सरकारीकरण हो गया यहाँ पे, यानी कि एक सरकार की अवधारणा कहाँ पर डेवलप हो गई, यहाँ पर डेवलप हो गई। मेन सरकार, लोकल गवर्नमेंट, राज्य गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट आपकी यहाँ पर आ जाती है। तो जाहिर सी बात है कि भैया अब सारे काम केंद्र सरकार तो नहीं कर सकती है, तो इसलिए कामों का बंटवारा होता है। जो आप अनुसूचियाँ पढ़ते हो तो वहाँ पढ़ते हो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, तो हर क्षेत्र को अलग अलग हिसाब से बांट दिया जाता है। क्योंकि भारत में भैया शिक्षा व्यवस्था को देखना बहुत बड़ी चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि बहुत बड़ा स्तर या बहुत बड़ा देश है। तो यहाँ पर इसलिए इस चीज़ पर बात करने के लिए कि भैया इतनी बड़ी शिक्षा व्यवस्था चलानी है तो पैसा भी तो निकालना है, कितना अनुदान लेते रहेंगे, पैसा भी तो आना चाहिए। तो अब इस पर बात करने के लिए, इस पर बात करने के लिए फिर क्या होता है, एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, ठीक है, जिनका नाम रहता है स्टैनले, यानी कि आपका स्टैनले घोषणा पत्र 1959। सॉरी 1859, 19 नहीं, अभी तो आज़ादी से पहले की बात हो रही है। वो हो जाता है, अरे हमें भी बालक समझ के माफ़ कर दीजिए। ना कोई नहीं, अभी आज़ादी से पहले की है। अभी तो बस मोटा मोटा हम शिक्षा पर क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या बातें हुई, वही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। स्टैनले घोषणा पत्र, इसमें फिर वही बात, भैया शिक्षा, इतनी बड़ी शिक्षा को देखना है, पैसा कहाँ से लाएं, तो इसलिए शिक्षा के लिए क्या लगाना शुरू कर दिया, टैक्स। तो शिक्षा पर कर लगाने की बात कहाँ शुरू हुई आपके, इस घोषणा पत्र में सुझाव दिया गया था कि कर लगाओ, ठीक है। फिर इसके अलावा योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, योग्य शिक्षकों पर क्या किया गया, इसमें बल दिया गया। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो प्राथमिक शिक्षा है, इसका सारा जिम्मा लोकल गवर्नमेंट को सौंप दिया गया, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा किसको सौंप दी गई, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार को सौंप दी। लोकल गवर्नमेंट समझते हैं आप, जिनके चुनाव होने वाले हैं अभी, गांव में ग्राम पंचायत, शहर में नगर पालिका, ये लोकल गवर्नमेंट आती है। राज्य सरकार अलग है, केंद्र सरकार अलग है, और हर किसी के पास काम करने के लिए अपने अपने विषय हैं, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट ये सब पॉलिटी का पार्ट है, वहाँ पर आपको समझाया जाएगा। बस अभी इतना क्लियर है, लोकल गवर्नमेंट गांव से अगर संबंधित हो तो होंगे आपके प्रधान जी भी, शहर में हो तो कोई होगा नगर पालिका अध्यक्ष, गवर्नमेंट ही होती है वो भी ना। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा किसको सौंप दी गई, लोकल गवर्नमेंट को, कि भैया तुम काम करो इसमें, ठीक है। तो एक शिक्षा के लिए क्या लगना शुरू हो गया, कर लगना शुरू हो गया। प्राथमिक शिक्षा किसको सौंप दी गई है, इसमें लोकल गवर्नमेंट को सौंप दी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसके बाद
इसके बाद जो डिसीजन लिया गया कि भैया हमने इतना बड़ा वुड डिस्पैच बनाया गया है जिसको शिक्षा का मैंने काटा किया, इसमें इतने प्रावधान किए, 100 खंड बनाए इसमें, तो जो भी नियमावली हमने बनाई है क्या ये सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इस पर यानी कि वुड डिस्पैच की प्रगति की समीक्षा करने के लिए, रिव्यू करने के लिए कि वुड डिस्पैच कितना सही है, कितना गलत है, सही भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उस पर रिव्यू करने के लिए गठन होता है हंटर आयोग का। किसका गठन होता है? हंटर आयोग का। 1882 में विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। तो इनका क्या काम था? समीक्षा करना। किस पर समीक्षा करना? वुड डिस्पैच की प्रगति पर। तो ये इन्होंने यहाँ पर किया। तो फिर वही बात आई कि भैया भाषा, तो उन्होंने प्राथमिक और उच्च स्तर पर अलग अलग सुझाव दिए। प्राथमिक और उच्च शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर अपने अलग अलग सुझाव दिए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक है वो बहुत सही है, उनको अपनी देसी लैंग्वेज में ही सिखाया जाए, यानी कि व्यवहारिक ज्ञान ही दिया जाए, तो भाषा देसी ही। दूसरा, प्राथमिक शिक्षक या प्राथमिक शिक्षण जो है वो किसकी देखरेख में, किसको जिम्मेदारी सौंपी थी कि कौन इसको देखेगा? लोकल गवर्नमेंट देखेगी। तो उसने कहा कि हाँ, लोकल ही गवर्नमेंट को देना चाहिए। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा पर भी उन्होंने यही बात की कि आप क्या कीजिए, इतनी एजुकेशन मतलब 8वीं तक या 10वीं तक उनको अपनी लैंग्वेज में क्या करो, पढ़ने दो। उसके बाद इच्छा होगी तो पढ़ेंगे, नहीं होगी तो नहीं पढ़ेंगे। तो उन्होंने कितना क्लियर कर दिया कि भैया माध्यमिक, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक इनको अपनी ही लैंग्वेज में, यानी कि मातृभाषा या देसी भाषा में ही सिखाया जाए। लेकिन यहाँ पे उच्च शिक्षा में उन्होंने एक और चीज़ कह दी। उच्च शिक्षा में बात की कि भैया जो बिल्कुल प्रॉपर एजुकेशन के लिए पढ़ रहा है, साहित्यिक की बात की कि भैया एक पार्ट तो विश्वविद्यालय का ये है ही जिसमें ज्ञान दिया जा रहा है, ज्ञानवर्धन हो रहा है। लेकिन व्यावसायिक शिक्षा, उच्च स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा, कि भाई जिन व्यावसायिक शिक्षा आपने सुना होगा, वह ITI होता है, इंजीनियरिंग होता है, मेडिकल होता है। ये ऐसे कोर्स हैं जिस कोर्सेज के बाद आप क्या करेंगे, काम करेंगे। मतलब आपको ट्रेनिंग मिल गई है, उसी आधार पे तो आप क्या करेंगे, काम करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर साहित्यिक शिक्षा के साथ साथ किस शिक्षा की बात की गई? व्यावसायिक शिक्षा की बात की जाती है। व्यावसायिक शिक्षा क्लियर है आपका? साहित्यिक शिक्षा जो आपने आर्ट्स वार्ट्स जो पढ़ी होंगी वो साहित्यिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, या जो आप कॉलेज कर रहे हो वो साहित्यिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। जो आपका मेडिकल, इंजीनियरिंग या जो भी है जिसके बेसिस पे आप जॉब लेने जाते हैं। ठीक है। BA के बेसिस पे आप जॉब लेने गए नहीं गए, उसके लिए आपको पेपर क्वालिफाइड करना पड़ रहा है, या पढ़ा सकते हैं, यही हो सकता है। लेकिन आपने अगर इंजीनियरिंग की है तो जा सकते हैं कंपनियों में, मेडिकल है तो अपना ही क्लिनिक खोल लो, यही तो होता है। ITI है तो करो, लोगों के बिजली के तार काटो रात में, सुबह खुद ही जोड़ने चले जाओ तो पैसे भी कमा लो। तो व्यावसायिक शिक्षा, साहित्यिक शिक्षा क्लियर है। तो यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा की बात की, तो इन्होंने जो भी सुझाव दिए उस सुझाव के आधार पर ही 1887 में क्या होता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ठीक है। इन सुझावों के बाद ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। कब होती है? 1887 में। ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, थोड़े नोट्स बना लीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। कल इससे आगे हम क्लियर करेंगे। ठीक है।